आवाज भी क्लियर आ रही है? ओके जी। लिखें जी, पहले वर्क रेट के क्वेश्चंस ये नहीं हुए थे, रह गए थे। फिर रेशो प्रोपोर्शन पे जाएंगे। वर्क रेट प्रॉब्लम्स, वर्क रेट प्रॉब्लम्स। वर्क रेट प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब इसमें दो तरह से कैटेगरीज इसमें हो सकती हैं जी। एक तो एंड आर प्रॉब्लम्स, वर्क वाले ही। एक एंड प्रॉब्लम्स, एंड आर प्रॉब्लम्स, ठीक है। दूसरे इसी में आ सकते हैं जी, Recording in progress. सिंपल वर्क डेज प्रॉब्लम्स। ये मैंने कहा कि वर्क रेट प्रॉब्लम्स में दो तरह से आ सकते हैं जी। एक एंड आर प्रॉब्लम्स में अभी स्टेटमेंट्स लूंगा तो आपको वाजे होगा इससे मतलब क्या ले रहा हूँ, ठीक है। और दूसरे हैं जी वर्क डेज प्रॉब्लम्स, दूसरे हैं वर्क डेज प्रॉब्लम्स। ठीक है जी। तो पहले इसमें लिखते हैं एंड आर प्रॉब्लम्स, इससे मेरी क्या मुराद है। आप जरा एक स्टेटमेंट लिखें, उसके ऊपर फिर इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, कहता है इफ 6 men आर 8 women can finish a work in 12 days, can finish a work in 12 days। फिर कहते हैं 9 men and 12 women, 9 men and 9 men and 12 women and 12 women will finish the work in, will finish the work in। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है 4 days, ऑप्शन बी है 3 days, ऑप्शन सी है 6 days, ऑप्शन डी है 5 days। चैलेंज। आप जरा स्टेटमेंट लिखें जी, फिर मैं इसके ऊपर समझा दूं। स्टेटमेंट लिखें जरा। अच्छा जी, ये आपका शुरू से ही मसला चला आ रहा है। अपनी तरफ आपके नेट का मसला होगा, कहेंगे मुझे, फिर बाद में आप कहते हैं कि गुस्सा करता है। ये अपनी साइड ठीक रखना और रिपीट वाली बात नहीं करनी मेरे साथ, है। ये जरा ख्याल रखें, बार बार ये मैं एक चीज नहीं बता सकता। हाँ जी, बाकियों को बोर्ड नजर आ रहा है? जब पूरी क्लास को नजर ना आए तो फिर कर लेना, फिर मेरे मेरे साथ डिबेट कर ले। अगर किसी एक बंदे का ये बार बार मत के, मतलब अब चौथी पांचवी क्लास है, आपको एक दफा समझ आ जानी चाहिए कि रिपीट मैं नहीं करता, 10 दफा रिपीट नहीं करता। और कि आपके कनेक्शन का मसला है तो मुझे ना कहें, ये पहली क्लास से बताता आ रहा हूँ लेकिन अभी तक आपको समझ नहीं आ रही। लिख लिया जी सवाल? अच्छा, आप जरा इधर देखिएगा, ये क्या नाम है आपका? कबीर।
अबीर, जी सर। चैट बंद कर दें। सर मैं बंद कर देती हूँ। हाँ चैट बंद कर दें, क्योंकि मैं इनको नहीं कर सकते ये। मैं स्लो चलूंगा तो साथ साथ सुने। मैं नहीं चाहता ये कि मैं इस तरह कर लूँ, चैट बंद करके पढ़ा लूँ, लेकिन आप नहीं करेंगे इस तरह। और मैं जब पढ़ा नहीं सकूंगा आपको प्रॉपर, तो मैं बार बार आपकी चैट पढ़ता रहूंगा, तो फिर आप बाद में ये है कि गलत बात करते हैं ना यार आप। मैं रिपीट नहीं कर सकता, आपने नेट के कनेक्शन ठीक करो। तो इसलिए बस चैट बंद करें। आप इस काबिल नहीं है कि मैं इंटरेक्टिंग क्लास रखूं आपके साथ, बस सिर्फ सुने। चैट के अंदर मैं क्वेश्चंस लिख दूंगी ताकि अगर किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम है तो वो चैट में जो है वो एग्जांपल और क्वेश्चंस देख लें। अच्छा जी, आप जरा इधर देखिएगा जी। 6 men or 8 women can finish a work in 12 days. 9 men and 12 women will finish the work in how much days? ये पूछे। देखिए मैंने कहा था एंड आर प्रॉब्लम, ये एंड आर प्रॉब्लम्स, ये वाले एंड आर प्रॉब्लम्स। तो इधर देखे ना, ये कह रहा है आर, इधर फिर कह रहा है एंड। तो ऐसे सवालों को टैकल करने के लिए आपने ट्रिक ये इस्तेमाल करनी है, देखिएगा इधर। ट्रिक आपने ये इस्तेमाल करनी है, शॉर्टकट इसके लिए। आपने डेज निकालने, ये डेज आपने निकालने, तो इसको लिख लें इज इक्वल टू डेज डिवाइडेड बाय, ये लिखें जरा, ट्रिक लिखें, मैं समझाता हूँ। मैन प्लस वुमेन, ये ट्रिक बता रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं, कि शॉर्टकट हम जल्दी हल कर लेंगे इस। और इनमें लिखना क्या है, मैन के अंदर क्या, ऊपर लिखने एंड वाले मैन, नीचे लिखने आर वाले मैन। ये ऊपर एंड नीचे आर, इसी तरह वुमन में भी ऊपर एंड नीचे आर, ये। और अगर आपको याद ना रहे कि ट्रिक क्या बताई थी कि ऊपर एंड लिखना है या आर लिखना है, तो आप इसको अल्फाबेटिकली याद रखें। कहीं ऐसा ना कर रहे हैं ना कि ऊपर आर लिखते हैं नीचे एंड लिखते हैं, ना। अल्फाबेटिकली याद रखें। देखें अल्फाबेटिकली एंड, ए पहले आ रहा है, आर वो अल्फाबेटिकली बाद में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं कह रहा हूँ डेज ऊपर लिखें। डेज आपको दिए गए होंगे ना, ये देखें कह रहे 12 डेज डिवाइड ये वाला, मैन लिखने एंड वाले मैन लिखें जी, एंड वाले मैन ये हैं 9 men एंड 12 women, देखें तो एंड वाले मैन लिखे मैंने, ठीक है। डिवाइडेड बाय आर वाले मैन 6 हैं, ये लिख दिए, ठीक हो गया जी। और फिर ये वाला प्लस अपनी जगह, इसी तरह वुमन, एंड वाली वुमन लिखें जी, एंड वाली वुमन ये है 12 डिवाइडेड बाय आर वाली वुमन कितनी है जी, 8। ठीक हो गया जी। तो बस इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको आप एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने का तरीकाकार पता है? एलसीएम किस तरह लिया जाता है, 6 और 8 का एलसीएम ले लें जी। तो ये 2 से 3 इधर 4 आ जाएगा, सारे मल्टीप्लाई करते होते हैं। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 6 इंटू 4 24। तो एलसीएम आ गया जी 24। एलसीएम इज 24, ये इधर ही मैं लिख रहा हूँ, एलसीएम इज 24। ठीक है जी। अब सिंपल इसको हल करें जी। एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते होते हैं ना, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते होते हैं। तो 24 को 6 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा, 24 को 6 से डिवाइड करें 4 आ जाएगा। तो 4 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 36। ये प्लस बीच में इसी तरह, ये सिंपल एलसीएम दे रहे हूँ। 24 को 8 से डिवाइड करें, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें। तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो 24 को 8 से डिवाइड 3 आ जाएगा, 3 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें 36। बस इसको सिंप्लीफाई करें अब। 12 डिवाइडेड बाय 72 बाय 24। तो 12 डिवाइडेड बाय 72 मल्टीप्लाइड बाय 24। ठीक हो गया जी।
तो इसको कर ले डिवाइड जी। तो मैं 6 के टेबल से कर लेता हूँ 12, और इधर 4 आ जाएगा, तो ये इसके साथ कट जाएगा, 4 आ जाएगा जी, 4 डेज। तो ऑप्शन नंबर ए टिक कर लें, ऑप्शन नंबर ए टिक कर लें। ठीक हो गया जी। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये कहा वर्क रेट प्रॉब्लम्स में जब एंड वाले और आर वाले ये प्रॉब्लम्स आ जाएं, तो इससे मेरी ये मुराद देखें, 6 men आर 8 women कैन फिनिश अ वर्क इन 12 days। फिर 9 men एंड 12 women, देखें आर एंड, ठीक है, ये वाले वर्क रेट प्रॉब्लम जिसमें आर और एंड की बातें करे, उसके लिए ट्रिक मैंने ये बताई है जी। ये ट्रिक लिखिए, सिर्फ ये सारे सवालों पे ये लगानी है क्विक सॉल्यूशन के लिए। ये यानी ये वो डेज हैं जो आपने फाइंड करने हैं जी। इज इक्वल टू, ये डेज आपको गिवन है, सवाल में दिए गए होंगे, हर सवाल में इस तरह होगा। और नीचे मैन है, वुमन है, एंड आर, एंड वाले मैन लिखो डिवाइड बाय आर वाले। अब अगर ये भूल जाए कि ऊपर एंड लिखना था या आर लिखना था, तो मैंने कहा अल्फाबेटिकली चल, अल्फाबेटिकली चल, ऊपर एंड वाले मैन, नीचे आर वाले मैन, प्लस वुमन, इसी तरह ऊपर एंड वाली वुमन, नीचे आर वाली वुमन। इसी तरह आगे और होता, चिल्ड्रन होता, तो प्लस करके फिर चिल्ड्रन भी लिखते, एंड वाले चिल्ड्रन, आर वाले चिल्ड्रन। ठीक है जी। तो बस डेज की जगह गिवन था 12, ये लिखा है, डिवाइड ये वाला है, मैन लिख रहे हैं, एंड वाले मैन, आर वाले मैन, एंड वाले मैन ये थे जी, 9 men एंड 12 women, तो एंड वाले मैन ये हुए ना 9, तो 9 लिखा है, डिवाइडेड बाय ये छोटा डिवाइड आर, आर वाले मैन ये थे जी, 6 men आर 8 women, 6, ये वाला प्लस अपनी जगह मौजूद रहा। वुमन, एंड वाली वुमन कितनी है जी, ये 12, डिवाइड बाय आर वाली वुमन ये, बस इनका सिंपल एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया तो वो आ गई 4 days। तो सारे सवाल एंड आर वाले जब भी आए यही ट्रिक लगाओ। एग्जाम्पल नंबर 2 करो जी, एक और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2। वर्क रेट में ये सिंपल वर्क डेज वाले सवाल ये किस तरह के हो सकते हैं, मिसाल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूं, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, in 10 days, B can do in 15 Recording days, stopped. B can do it in 15 days. How long? How long? Recording in progress. How long will they take? Will they take together to complete, to finish the task? Together to finish the task. ऑप्शंस आपको दिए गए, 7 days, 8 days, 9 days, और डी ऑप्शन है 6 days। लिखें जी, स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें, स्टेटमेंट कंप्लीट कर लें, फिर इसको भी समझते हैं कि ऐसे सवालों को कैसे टैकल करना है। जल्दी से शाबाश।
अच्छा, अब इसके पीछे, ऐसे सवालों के पीछे कॉन्सेप्ट क्या चलेगा, इसमें फिजिकल मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन, ऐसे सवालों, फिजिकल मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन, फिजिकल मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन, कॉन्सेप्ट इसमें ये चलेगा, कॉन्सेप्ट इसमें ये चलेगा। मसलन कैसे, देखो मैं कहता हूँ 1/2, ये फ्रैक्शन है ना, इसका मतलब क्या लेते होते, फिजिकली मतलब होता है एक चीज के दो बराबर हिस्से। बात समझे भाई, वो अपने सवाल पे बाद में जाएंगे, क्योंकि हमने एक सवाल नहीं सीखना है, इस तरह के सवालों को जनरलाइज करें, ऐसे सवालों को कैसे जाएंगे। 1/3, मैं कहता हूँ एक चीज के 3 बराबर हिस्से। 1/7 मतलब एक चीज के 7 बराबर हिस्से। फ्रैक्शन का तो ये मतलब 1/2 मीन्स एक चीज के 2 बराबर हिस्से, 1/3 मीन्स एक चीज के 3 बराबर हिस्से, 1/4 मीन्स एक चीज के 4 बराबर पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स, 1/7 मीन्स एक चीज के 7 बराबर हिस्से। ये फ्रैक्शन के मीनिंग्स ये है ना फिजिकली। अब इसी चीज को उठा के अपने सवाल पे लाओ, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एक काम को 10 दिनों में कंप्लीट करता है, इसका ये भी मतलब है ए एक काम को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए ने एक काम को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, हर एक दिन एक हिस्सा है, हर एक दिन एक हिस्सा है। जैसे इधर कह रही हो 1/2 मीन एक चीज के 2 बराबर हिस्से, 1/3 मीन्स एक चीज के 3 बराबर हिस्से। इसी तरह कहता है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, ए एक काम को 10 दिनों में तकसीम कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट करता है, इसमें 10 दिनों में कंप्लीट कर रहा है। तो इसको फिर आप यूं लिख सकते हैं ना, तो वर्क ऑफ ए इन 1 डे, वो क्या बनेगा 1/10, लाइक दिस। 1/2 मीन एक चीज के 2 बराबर हिस्से, 1/2 मीन एक चीज के 2 बराबर हिस्से। इधर कह रहे हैं ए एक काम को 10 दिनों में तकसीम करता है, मतलब ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज मींस ए ने अपने काम को 10 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, हर एक दिन एक हिस्सा है। इधर भी यही लिखा, वर्क ऑफ ए इन 1 डे इज 1/10, जस्ट लाइक दिस। फिर बी कैन डू इट इन 15 डेज, वर्क ऑफ बी इन 1 डे, बी उस काम को 15 डेज में कंप्लीट करता है, तो इसका मतलब है बी ने एक काम को 15 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, 15 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, तो इट मींस 1/15। फिर कहता है जब वो इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इकट्ठे काम करने का क्या मतलब है 1/a प्लस 1/b, ये भी ये भी, तो 1/a की जगह 1/15 प्लस 1/a की जगह 1/10, 1/b की जगह 1/15। तो फिर फ्रैक्शन आ गई है ना, फ्रैक्शन जब आती है, फ्रैक्शन जब आती है तो हमें उसका एलसीएम लेना पड़ता है, तो 10 और 15 का एलसीएम ले लेना, 10 और 15 का एलसीएम लें, तो 2 इधर 3, तो सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 2 × 3 6, 6 × 5 30, तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते होते हैं, 30 को 10 से डिवाइड करो 3, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 3, प्लस इसी तरह 30 को 15 से डिवाइड करो 2, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 के साथ, तो 2 आ जाएगा 5/30, काट लो 1/6। यानी जब दोनों ने मिलकर काम किया तो एक काम को 6 बराबर हिस्सों में तकसीम किया, इट मींस 6 डेज लगाए ना, 6 डेज लगाए। फिर 6 डेज का ऑप्शन है ना, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक हो गया जी। तो इसके पीछे ये फिजिकल मीनिंग्स ऑफ फ्रैक्शन, ऐसे सवालों के पीछे ये आइडिया होता है। तो पहले मैंने सवाल कराए वर्क रेट में, वो एंड आर वाले, उसके लिए अलग ट्रिक बताइए। एंड आर वाले जब भी सवाल आए उस पे वो ट्रिक लगाना जो मैंने अभी बताई आपको, ऊपर एंड नीचे आर, ऊपर एंड नीचे आर। मैंने तो एंड वाले मैन,
फिर डिवाइड बाय आर वाले मैन, वुमेन है ऊपर एंड वाले, एंड वाली वुमेन फिर नीचे आर वाली, इसी तरह बॉयज हैं ऊपर एंड वाले बॉयज नीचे आर वाले बॉयज। ठीक है। और ये जब जिसमें एंड आर की बात ना हो, डायरेक्ट वर्ड वर्क और डेज की बातें करे, तो उस पे आप ये कॉन्सेप्ट लगा लेंगे जी। तो इस तरह के सवाल दो दो तरह से ही बनते हैं जी वर्क रेट के ये। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट लिख लें एक और इसमें जी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसके सवाल भी लिख लें। रेशो और प्रोपोर्शन इसके सवाल भी लिख लें जी, रेशो प्रोपोर्शन भी रहता था। रेशो, रेशो को पंक्चुएशन के कोलन साइन से जाहिर करते हैं। ये तो होता है कंपैरिजन, इट इज द कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग हैविंग सेम यूनिट्स, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज हैविंग सेम यूनिट्स, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों का कंपैरिजन, एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों का कंपैरिजन। अब एक जैसे यूनिट्स वाली चीजों से क्या मुराद है? मसलन लेंथ है, तो लेंथ का कंपैरिजन लेंथ के साथ, एक भी लेंथ दूसरी भी लेंथ, और एक लेंथ अगर मीटर में है, दूसरी भी लेंथ हो और वो भी मीटर में हो। ऐसा ना हो कि एक लेंथ आप कहें जी ये एक लेंथ मीटर में है, दूसरी लेंथ आप कहें जी सेंटीमीटर में है, तो आप इनका कंपैरिजन करेंगे तो ये रेशो नहीं होगा, ये नहीं है। ये सेम यूनिट्स वाली चीजों से ये मुराद है, सेम यूनिट्स वाली चीजों से ये मुराद है। ठीक है जी। अब इसको लिखते तो ऐसे कॉलन से, ए रेशो बी, मतलब लेते होते हैं ए डिवाइडेड बाय बी, ए रेशो बी मतलब लेते हैं ए डिवाइडेड बाय बी। अब इसी को, ये सिंपल एंगल है ए रेशो बी मींस ए डिवाइड बाय बी, इसी को मैं जरा एमसीक्यू पे अप्लाई कर लूं। आप लिखें एक एमसीक्यू। इन अ क्लास, इन अ क्लास there are 20 boys and 15 girls, there are 20 boys and 15 girls, the ratio of boys to girls is, the ratio of boys to गर्ल्स इज, ऑप्शंस दिए गए 4:3, ऑप्शन बी है 3:4, ऑप्शन सी है 4:5, ऑप्शन डी है नन, ऑप्शन डी है नन। तो रेशो का सिंपल एंगल अभी टैकल कर रहे हैं जी। कहते हैं इन क्लास नंबर ऑफ बॉयज 20 है, नंबर ऑफ गर्ल्स 15। कहते हैं रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, इनकी रेशो लिखनी है बॉयज टू गर्ल्स, तो बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स, बॉयज डिवाइडेड बाय गर्ल्स, क्योंकि रेशो का मतलब तो डिवाइड है, ए रेशो बी मींस ए डिवाइड बाय बी। तो बॉयज कितने जी 20, गर्ल्स कितनी है 15, तो ये कसरें काटें जी, 4 से 5 के टेबल से चल रहे हैं और 3 से, 4/3 मतलब 4:3, क्योंकि ए रेशो बी मींस ए डिवाइड बाय बी, इसी तरह 4/3 मींस 4:3। तो ऑप्शन नंबर ए, ये सिंपल एंगल रेशियो का हमने टैकल किया जिसमें ए रेशियो बी का मतलब ए डिवाइड बाय बी ले। ठीक है। इसी में एक और लिख लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें।
सिंपल एंगल में ही अभी एक और आप लिख लें, कंपाउंड रेशो ऑफ 3:4, 8:15 एंड 25:28 इज, ऑप्शन आपको दिए गए 3:28, ऑप्शन बी है 5:14, ऑप्शन सी है 14:5, ऑप्शन डी है 5:4। अच्छा जी, अब बीच में जब कहते हैं कंपाउंड रेशो, सिंपल आपको रेशोज दी गई हो, इनकी कंपाउंड रेशो का मतलब ये होता है कि इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना, इसका सिंपल ये मतलब है, जो गिवन रेशोज हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो। क्या है 3:4, मतलब 3/4, ये वाली लिखी है। फिर 18, 8:15, तो 8/15, फिर मल्टीप्लाई करें तीसरी भी 25/28, यानी कंपाउंड रेशो सिंपल रेशोज दी हुई हैं, आप कहते हैं इनकी कंपाउंड रेशो निकाल लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लेना उनको, तो आप ये काटे ना इसको, 5 से 3 आ जाएगा, ये इधर 5 आ जाएगा, इधर ये 2 आ जाएगा, मजीद इसको ये इसके साथ काट जाएगा, इसको मजीद काट लें इधर 14 आ जाएगा, तो क्या बन गया 5/14, मतलब क्या है 5:14, क्योंकि A/B मीन्स A/B, तो 5/14 मीन 5:14, तो ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी लिख लिया जी। ये अभी हम सिंपल एंगल्स टैकल कर रहे हैं रेशो के, इसी में एक और एंगल जी, रेशो का ये एक और एंगल से भी सवाल आता है, वो भी लिखें जरा। क्वेश्चन 3 कर लें। एट अ कैंप, एट अ कैंप for boys and girls, for boys and girls, the ratio of boys to girls is, the ratio of boys to girls is, boys to girls is 3:5. If camp's total enrollment is 160, if camp's total enrollment is 160, how many children are girls? How many children are girls? ऑप्शंस दिए आपको, 100, 150, 160 और 125। चलें जी, स्टेटमेंट लिख लें, तो फिर इसको भी टैकल कर लेते हैं।
अच्छा, जब ये वाला एंगल आया हो ना रेशो का, जिसमें कोई दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा रहा है, देखें यहाँ टोटल एनरोलमेंट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस केस में है, बॉयज और गर्ल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है, बॉयज एंड गर्ल्स में। ये तो जब इस तरह की कोई चीज डिस्ट्रीब्यूशन वाले एंगल्स हो ना, ये रेशो, तो आपने ये करना होता है, जो रेशो सवाल में दी हो ना उसको जमा कर लेते हैं सबसे पहले। 3:5 है ना, तो 3 + 5 करो तो कितना हो जाएगा, 8। 8 आंसर तो आ गया। मतलब क्या लें इसका, मतलब लें इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के, इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के। अब बॉयज और गर्ल्स का अलग अलग शेयर लिखना है। बॉयज कितने उस टोटल एनरोलमेंट में, बॉयज के लिए गिवन रेशियो क्या है जी, 3। ये बॉयज थे ना, तो 3 डिवाइड बाय पार्ट्स, ये ऑफ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर किसको लिखना है, टोटल जो एनरोलमेंट, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टोटल, तो टोटल एनरोलमेंट दी हुई है ना आपको 160। ये तो ये काट लो इसके साथ, 2 और 0, 3 को 20 के साथ 60, तो 60 बॉयज हुए जी, 60 बॉयज। उसने गर्ल्स का पूछा था, तो गर्ल्स को भी ऐसे लिखेंगे, शेयर ऑफ गर्ल्स, शेयर ऑफ गर्ल्स एंड टोटल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बॉयज और गर्ल्स की। तो लिखने का तरीका फिर सेम है, गिवन रेशो सवाल में दी होगी, 5 डिवाइड बाय पार्ट्स, किधर से लाओगे, पहले स्टेप में निकाल लिए बाय एडिंग द गिवन रेशो। 8 ऑफ ब्रैकेट में उसको लिखना है जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल को, तो टोटल तादाद, टोटल स्ट्रेंथ, टोटल एनरोलमेंट कितनी है, वो तो 60 है। तो ये काट लो इसके साथ, तो टोटल सॉरी 60 नहीं 160 है ना, तो 2 0, तो क्या हो जाएगा 5 टू इंटू 20 100, तो 100 गर्ल्स हैं जी। तो हमें पूछा था व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, वो 100 है, ऑप्शन ए टेक कर लें जी। तो ये एक जनरल एंगल बताया है जी, आपने हमेशा जब भी ये रफ में करके लिख लें, सारे सवालों में यही करना है, रेशो का ये एंगल जब भी आए, शेयर इज गिवन रेशो, शेयर इज गिवन रेशो डिवाइडेड बाय पार्ट्स, और इधर फिर ब्रैकेट ऑफ, ऑफ को ब्रैकेट से जाहिर करते थे ना, और ब्रैकेट में किसको लिखना है, व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो, जैसे इधर टोटल एनरोलमेंट थी वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी ना बॉयज और गर्ल्स में, तो वो लिखिए। ये जी सारे सवालों में, ये शेयर्स वाले डिस्ट्रीब्यूशन वाले सारे सवालों में रेशो का ये यूज कर। शेयर लिखने का तरीका हमेशा गिवन रेशो जिस सवाल में दी गई होगी, डिवाइडेड बाय पार्ट्स, पार्ट्स कैसे लाओगे, आपको जो रेशो दी गई उसको जमा करके लानी होती है। ये जैसे 3:5 दी हुई थी, 3 + 5 की है, आप ब्रैकेट से लिखते हैं, ब्रैकेट के अंदर किसको लिखना है, जिस चीज को आप टोटल को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो। ठीक हो गया जी। इसी एंगल में एक सवाल और लिख लें, सेम इसी एंगल, यानी रेशो का ही यही डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल, रेशो का ही यही डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल, इसी में एक और सवाल लिख लें, यही चीज दोबारा से एक और लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4, कहता सम ऑफ द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सम
of the money is to be distributed is to be distributed among three persons among three persons A, B, and C in the ratio 10:7:5. If B gets 140 more than C, if B gets 140 more than C, what is C's share? Options दिए A 700, B 590, C 350 और D none. आप सवाल कंप्लीट कर लें तो फिर इसको भी हल कर लेते हैं सेम उसी पैटर्न पे, वो जो अभी बॉयज और गर्ल्स वाला सवाल था ना, उसी तरह का सवाल है फिर ये, क्योंकि इधर भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना, कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तीन बंदे, आप उधर दो चीजें थी, बॉयज और गर्ल्स, अब इधर तीन है, ए बी सी, तीन बंदे कोई कह दिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल है ना, फिर रेशो का ही डिस्ट्रीब्यूशन वाला एंगल है। तो अब इसको भी टैकल कर लेते हैं जी। अच्छा जी, कहता आप सम ऑफ द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग थ्री पर्संस, इसमें जी आपको तीन बंदों में डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो 10:7:5 है, तो 10+7+5। मैंने कहा था ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन वाले जब भी आते हैं, पहला काम क्या करना है, जमा कर लेना, 10 और 7 17 और 5 22, 22 क्या मतलब लेना है, मतलब लेना है पार्ट्स, इतने पार्ट्स है, यानी पहली चीज ये निकालनी। फिर शेयर किस तरह लिखा जाएगा जी, एज शेयर, एज शेयर, शेयर लिखने का तरीका क्या बताया, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, बार बार ये यूज करेंगे, गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ ब्रैकेट में किसको लिख, अच्छा ये गिवन रेशो में डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, अब गिवन रेशो हमें पता है ना ये कितनी है, गिवन रेशो 10 है ना, 10 डिवाइड बाय पार्ट्स 22 है, ऑफ ब्रैकेट में किसको लिखना है, क्या व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा था सम ऑफ द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, हमें तो नहीं पता, नहीं पता तो एक्स कहते होते हैं ना, से दिस इज इक्वेशन 1। फिर 20 शेयर लिखें जरा, 20 शेयर, गिवन रेशियो बी के लिए क्या है जी 7 है, डिवाइड बाय पार्ट्स 22 है, ऑफ ब्रैकेट में व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, सम ऑफ द मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमें नहीं पता एक्स, एक ही चीज है ना, वाई नहीं कह सकते इसको, एक ही चीज है जो तीन बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो फिर सी शेयर, गिवन रेशियो क्या है सी के लिए 5, डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो एक्स है सम ऑफ द मनी, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपसे अब ये पूछा है सी का शेयर निकाल दो, ये पूछा है आपसे, तो ये आपके पास एक्स का मसला है ना, ये बस यही दो बातें चल रही है ना बार बार जब भी शेयर्स वाले, बाकी तो कैलकुलेशन है सिंपल, यानी जो जो टेक्निक है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन वाला सवाल आता है तो हर बार हम ये दो बातें कर रहे हैं, गिवन रेशो जो दी होती है उसको जमा करते हैं, जमा करके जो जवाब आता है कहते हैं इतने पार्ट्स हैं, फिर ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर, जितने बंदे हैं, तो शेयर लिखने का तरीका ही गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे पीछे अभी बॉयज एंड गर्ल्स की एनरोलमेंट वाले सवाल में किया था, फिर भी यही हो रहा था ना। तो अब हमारा मसला एक्स है जी, तो फार एक्स चल रहे हैं यहाँ से, फार एक्स चल रहे हैं यहाँ से, फार एक्स, अच्छा जी, तो एक्स तो अननोन है,
हमेशा मैथ में हम ये करते हैं, अननाउन तो इक्वलिटी से निकालते होते हैं, ये तो पूरे मैथ में इस तरह होता है। जब भी कोई चीज मैथ में अननाउन होती है तो उसको सपोज करते हैं लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, फिर उसकी जब इक्वेशन की वैल्यू निकालनी होती है तो मैथमेटिकल इक्वेशन से निकलती है। तो टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ एक्स वी हैव टू मेक द मैथमेटिकल इक्वलिटी, वी हैव टू मेक द मैथमेटिकल इक्वलिटी। तो मैथमेटिकल इक्वलिटी बनाते हैं, मैथमेटिकल इक्वलिटी बनाते हैं, तो यहाँ पर भी बनाते हैं और कंडीशन खुद दी हुई है, देखो कहता है इफ बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी के पास ज्यादा है सी की निस्बत, तो जमा तो उधर करते हैं जिधर रकम कम हो। बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी के पास ज्यादा है सी के पास कम, तो सी में जमा करो ना 140 ताकि बढ़कर वो बी के बराबर आए। ये ना करना बी गेट्स 140 मोर तो बी प्लस 140 लिखो ना, पूरी बात पढ़ो ना, कह रहा है बी गेट्स 140 मोर देन सी, बी के पास सी की निस्बत ज्यादा है, तो कम किसके पास हुए फिर सी के पास, तो हमेशा जमा तो उधर करते हैं जिधर रकम कम होती है, तो सी में जमा किया 140 ताकि बढ़ के बी के बराबर है, तो सी की वैल्यू लिखे ना, ये है जी 5x/22 प्लस 140 इज इक्वल टू बी की वैल्यू जी 7x/22। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लें जी, मैं इधर लिख रहा हूँ 140 इधर ही रखें, 7x/22, ये एक रकम दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट कर लें 5x/22, एलसीएम 7x माइनस 5x 2x/22, तो x निकल आएगा ना, यहाँ से हमारा मसला ही x था, तो ये हो जाएगा 11, तो x इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाइड बाई 140, तो क्या बन जाएगा 1540, x आ गया जी। तो पुट करो इसको, इक्वेशन नंबर क्या पूछा था आपसे, व्हाट इज सीज शेयर, इक्वेशन 3 में पुट कर लो, पुट इन 3, इक्वेशन 3 में इसको पुट करो, ये है ना इक्वेशन 3 भाई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सीज शेयर इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 22 ऑफ एक्स की जगह 1540 लिख लो, 1540। ठीक है जी, तो ये करो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपके पास 350, दिस वन। तो यही जो पहले वो बॉयज एंड गर्ल्स की बात कर रहे थे हम टोटल डिस्ट्रीब्यूशन में, उधर भी वही ऊपर जो ब्रैकेट की हुई बात है यही लिख रहे थे, शेयर गिवन रेशो डिवाइड बाय पार्ट्स ऑफ, ब्रैकेट में किसको लिखना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट लिख लें, प्रोपोर्शन भी लिख लीजिए, प्रोपोर्शन भी लिख लें। ये रेशो के एंगल्स हम देख रहे थे जी, जिस जिस एंगल से सवाल आ सकते हैं, तो एक सिंपल एंगल था उसी में हमने बात कर ली कंपाउंड रेशो की भी, और फिर ये शेयर्स वाले जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले रेशो के सवाल हैं, इसको किस तरह टैकल करना है। प्रोपोर्शन लिखें जी, प्रोपोर्शन इसको 4 डॉट से जाहिर करते हैं, रेशो को 2 से जाहिर किया था, तो प्रोपोर्शन को 4 डॉट से जाहिर करते हैं। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, लिख लें, इट इज द इक्वलिटी, इट इज द इक्वलिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशोज, इक्वलिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशोज, दो डिफरेंट रेशोज की इक्वलिटी, दो डिफरेंट रेशोज की इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशोज। अबीर जी सर। स्क्रीन क्लियर है,
तो मेरी साइड पे क्लियर है, द इक्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशियोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो लिखा है प्रोपोर्शन इक्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट रेशियोज। सेम रेशियोज तो बराबर ही नहीं होती। ए रेशो बी, इधर बी रेशो ए कर लें, ये तो बराबर होती नहीं। तो दो डिफरेंट रेशियोज, एक रेशो ए रेशो बी, दूसरी रेशो है सी रेशो डी, एन की इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, तो इधर ए रेशो बी, इक्वालिटी की जगह 4 डॉट भी लिख सकते हो ना, तो सी रेशो डी, सी रेशो डी। ठीक है जी। इसी तरह टाइप्स, दो टाइप्स इस्तेमाल होंगी सवालों में जी। एक को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरे को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दूसरा है इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? एक क्वांटिटी बढ़ाओ तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े। एक क्वांटिटी बढ़ाओ तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, तो हम कहते हैं ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ये, या एक क्वांटिटी कम कर दो दूसरी भी कम हो जाए, सेम रिलेशन होना चाहिए। जैसे गाड़ी के एक्सेलरेटर पे आप फोर्स बढ़ाते हो, गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है। तो एक एक्सेलरेटर पे फोर्स बढ़ाना है, बढ़ाई है, तो गाड़ी की स्पीड भी बढ़ी है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया। तो एक्सेलरेटर पे फोर्स कम करो, गाड़ी की स्पीड भी कम, तो इसको कहेंगे फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन, क्योंकि एक चीज कम करने से दूसरी भी कम हो रही है। ठीक है जी। और इनवर्स प्रोपोर्शन, एक क्वांटिटी बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए। मसलन गाड़ी स्पीड में जा रही हो, आप उसकी ब्रेक पे फोर्स बढ़ाओ, तो ब्रेक पे फोर्स बढ़ाओ तो गाड़ी की स्पीड कम होती है। तो ये इनवर्स रिलेशन है दोनों। ठीक है। अब इसमें सवाल दो तरह से आते हैं जी, सिंपल प्रोपोर्शन के भी और कंपाउंड के भी। सिंपल प्रोपोर्शन, दूसरा है जी कंपाउंड प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। बस सारों को हल करने के लिए एक ही मेथड सीखेंगे, उसी मेथड से हल करेंगे सब। सिंपल प्रोपोर्शन और कंपाउंड प्रोपोर्शन, पहले जरा इनकी पहचान कर लें आप, सिंपल कौन से होते हैं, कंपाउंड कौन से होते हैं। सिंपल कौन से हैं, कंपाउंड कौन से हैं, दोनों को हल करने का मेथड एक ही सीखेंगे, बस एरो मेथड हम लगाएंगे, सारों को उसी से हल करेंगे। क्लास में मैं बाय डेफिनेशन ऑफ रेशो भी करा देता होता हूँ, लेकिन इधर बस एक ही से करेंगे। तो लिखें सिंपल प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शन। सिंपल प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन के ऐसे क्वेश्चंस आप लिख लें, क्वेश्चंस ऑफ प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग only two quantities in the statement, involving only two quantities in the statement. Questions of proportion involving questions of proportion involving only two quantities in the statement। ऐसे सवाल जिसमें स्टेटमेंट में सिर्फ दो क्वांटिटीज हो, उनको हम कहते हैं ये सिंपल प्रोपोर्शन के सवाल हैं। ठीक है। और कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है? क्वेश्चंस ऑफ प्रोपोर्शन इन्वॉल्विंग मोर देन टू क्वांटिटीज, इन्वॉल्विंग मोर देन टू क्वांटिटी, तो उनको हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। अब इसको मिसालों पर समझ लेते हैं, ये तो जुबानी बातें हुई ना, तो अब आप जरा इसी को एग्जाम्पल पे समझें।
क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 80 शर्ट्स, द प्राइस ऑफ 80 shirts is 22,000, is 22,000. What will be the cost of 30 shirts? 30 shirts. अच्छा जी, पहले सवाल पहचान लो। ये देखो, कहता है शर्ट्स हैं, फिर कहता है रुपीज हैं, फिर कहता है कास्ट रुपीज है, फिर कहता है शर्ट्स हैं। ये तो दो चीजें ना। तो मैंने अभी आपको बात एक कही है, मैंने कहा सवाल में जिसमें दो क्वांटिटीज हो, तो दो क्वांटिटी से मैं ये मुराद ले लूँ, देखें शर्ट्स है रुपीज है, फिर कहते हैं शर्ट्स है रुपीज है। बात समझो, ये दो क्वांटिटी से मेरी ये मुराद है। अब इनको हल करने के लिए आप एरो मेथड लगाया करें। सिंपल को भी ऐसे ही करेंगे हम, अभी कंपाउंड प्रोपोर्शन वालों को भी ऐसे ही करें, एरो मेथड लगाया करें। एरो मेथड, एरो मेथड के 3 स्टेप समझने जी, सारे सवालों पे वही अप्लाई करें। एक पहला स्टेप होता है कंस्ट्रक्ट टेबल, कंस्ट्रक्ट टेबल। दूसरा है जी ड्रा एरोज, ड्रा एरोज। और तीसरा है सॉल्व द प्रोपोर्शन। बस ये 3 स्टेप्स हमने समझने। तो सिंपल पर भी लगाएंगे, कंपाउंड पर भी लगाएंगे। तीनों आप स्टेप्स लिख लें, फिर मैं समझाता हूँ। समझाने के लिए मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा, जब एक दफा समझ आ गया तो फिर हम क्विक सोल्यूशन इससे मिलता है हमें, जैसे मर्जी सवाल हो। तो लिखें जी, एरो मेथड में 3 स्टेप्स। पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट अ टेबल, कंस्ट्रक्ट अ टेबल। सेकंड ड्रा एरोज, थर्ड है सॉल्व द प्रोपोर्शन, थर्ड है सॉल्व द प्रोपोर्शन। अच्छा जी, तो पहला स्टेप जी कंस्ट्रक्ट अ टेबल, टेबल कंस्ट्रक्ट करो। ये हमने टेबल बना दिया। टेबल तो रोज और कॉलम से बनता है ना, तो ये हमने बना दिया जी, टेबल में रोज और कॉलम से बना दिया ये। और इसमें डेटा लिख दो जी, क्या क्या है जी। कास्ट है, इन रुपीस दिए हुए ना, इतने रुपीस, रुपीस है। और फिर क्या, साथ शर्ट्स हैं। रुपीस पहले कह रहा था जी 80 शर्ट्स हैं, उसके लिए रुपीस कितने, 22,000 रुपीस। और फिर 30 शर्ट्स के लिए आपको कहते हैं कितने रुपीस की 30 शर्ट्स होंगी। तो नहीं पता हमें शर्ट्स का, रुपीस का हमें नहीं पता, तो उसको एक्स कह दो ना, ये आपने फाइंड करना है। टेबल बनाया है, उसमें जो डेटा दिया हुआ था वो लिख दिया बस। ठीक है, अब एरोज लगाने जी। एरोज लगाने का तरीका क्या है, आप लिख लें अपने पास। स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन कॉलम, स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन कॉलम, स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन कॉलम, स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन कॉलम। यानी एक्स वाले कॉलम से, कॉलम का है, रो नहीं। कैसे, आप टॉप टू बॉटम भी लगा सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी, लेकिन आप हमेशा अननाउन टू नाउन लगाया करो, सिंपलिसिटी पे रख लो ना। बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम में कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप ये रखें हमेशा जहन में, एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ लगाया करो पहला एरो, एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ पहला एरो लगाया करो, एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ पहला एरो लगाया करो। ठीक है, अब शर्ट्स और रुपीस के साथ अपना आप कंपैरिजन करो जी।
दूसरे कम नाउन कॉलम में एरो लगाना तो कैसे लगाएंगे, जिस मालूम कॉलम में एरो लगा रहे हो उसको आपने कंपेयर करना अननाउन के साथ। कैसे, मसलन रुपीज ज्यादा करो तो शर्ट्स ज्यादा खरीदी जाएंगी या कम, डेफिनेटली ज्यादा। इन रुपीज ज्यादा करें तो शर्ट्स ज्यादा खरीदी जाएंगी, रुपीज कम करें शर्ट्स कम। ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया, एक चीज बढ़ाती दूसरी बढ़ती, डायरेक्ट मीन सेम डायरेक्शन। ये जैसा एरो इसका वैसा ही इसका। और कीप इन माइंड ये मैं वैल्यूज देख के नहीं लगा रहा एरो, इधर ना कहना 80 थी 30 होगी, नो, ऊपर हेडिंग्स देख के कंपेरिजन कर रहा हूँ। देखें, शर्ट्स रुपीज ऊपर से नेचर ऑफ द क्वांटिटी से डिसाइड कर रहा हूँ मैं एरोज का। रुपीज ज्यादा करें तो ज्यादा शर्ट्स खरीदी जाएंगी, रुपीज कम करें तो कम शर्ट्स खरीदी जाएंगी, ये डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी, सेकंड स्टेप का ये मतलब था। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज सॉल्व द प्रोपोर्शन। सॉल्व द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का ये मतलब होता है जो अननोन है ना, सबसे पहले उसको इक्वल के एक तरफ रखो, इक्वल के एक तरफ। एक्स बाई 22,000, ये इक्वल के एक तरफ, क्योंकि इक्वलिटी के एक तरफ अननाउन होगा तो अननाउन की वैल्यू आएगी। और चलना उधर है जिधर एरो लेके जा रहा है, देखो एरो आपको एक्स से 22,000 की तरफ लेके जा रहा है ना, एक्स ये 22,000, पहले एक्स से गुजरा एरो, बाद में 22,000 पे पहुंचा, तो एक्स बाई 22,000। मैंने नहीं लिखा 22,000 बाई एक्स, मैंने लिखा है एक्स बाई 22,000, क्योंकि एरो मुझे लीड कर रहा है तो वैसे भी सेकंड स्टेप में लगा चुका हूँ मैं। एक्स से 22,000, पहले एक्स बाद में 22,000, इधर 30/80। ठीक है जी, ये जीरो इधर ही काट दो तो एक्स क्या आ जाएगा, 3/8 मल्टीप्लाई बाई 22,000। ये लो जी, तो मैं इसको इस तरफ लिख देता हूँ जी, यानी x इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाइड बाई 22,000। तो काट लो इसको जी, तो मैं दो के टेबल से इसको ले जाता हूँ 4, इधर क्या आ जाएगा 11 और 1000 उसी तरह जी। फिर इसको मजीद 2 के टेबल से ले जाओ जी, 2 इधर 1 बच गया 10, तो 5, तो ये आ जाएगा। 2 के टेबल से था ना, 2 से 10 और इधर 10 हो गया, 5 2 जार 10। जस्ट एक मिनट देंगे मुझे। अच्छा जी, तो हम क्या कर रहे थे, ये कसरें काट रहे थे 2 के टेबल से ना, तो अच्छा ये 5 से काटना था ना, 5 से 2 के टेबल से काट रहे हैं ना 5, और इधर फिर एक बच गया, फिर 5, फिर इधर, तो 5500। मजीद 2 से काट सकता है 4, और इधर एक बच गया 15, तो 7 से एक बच गया 10, 5 से। ठीक है जी, तो मल्टीप्लाई कर लो 3 को 27 50 के साथ, 0 22 8250, 8250। ठीक है जी, तो ये होता है एरो मेथड। मजीद क्वेश्चन लेते हैं जी, एक क्वेश्चन और लो जी, फिर एरो मेथड एक दफा रिपीट करेंगे। लिख लें 14 cows eat 63 kg grass in 18 days. How many cows? How
Many cows will eat 770 kg grass. Will eat 770 kg grass in 28 days. In 28 days. लिख लीजिए। तो ऑप्शंस आपको दिए हैं 109, 110, 111, 112। जल्दी से आप देखें, आप दो के बजाय तीन क्वांटिटीज आ गई, कंपाउंड हो गया ना। लगाएंगे इस पे बियारो मेथड ही लगाएंगे बस। मैंने कहा एक ही मेथड से हल करो सारे। ये देखें फिर केजी ग्रास डेज काउस, तीन चीजें आ गई हैं। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का सवाल हो गया ना। ये सवाल कंपाउंड प्रोपोर्शन का हो गया। ये सवाल तो कंपाउंड प्रोपोर्शन का हो गया ना। तो इस पे भी एरो मेथड ही जी, इस पर भी एरो मेथड। तो एरो मेथड में फिर तीन स्टेप्स हैं। तो पहले आप टेबल कंस्ट्रक्ट करते हो। टेबल कंस्ट्रक्ट कर ली। इसमें लिखो ना, काउज है, ग्रास ईटन है, फिर डेज है। काउज कितनी 14, ग्रास ईटन कितना 63 kg, और डेज 18। फिर कहता हाउ मेनी काउज, ये आपने बतानी है। ग्रास है जी 770 और डेज 28 इंच। पहला स्टेप समझ गए जी सारे, कि फौरन हमने ये रोज कॉलम्स खींचे, इसमें डेटा लिख दिया। तो पहला स्टेप क्या करना जी, स्टार्ट ड्राइंग एरो। एरोज के केस में स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन टू नाउन। ये पहला एरो लग गया। देखिएगा भाई, पहला एरो, एरो फ्रॉम अननाउन कॉलम ना। और कैसे, अननाउन टू नाउन, अननाउन टू नाउन, फ्रॉम अननाउन टू नाउन। ठीक है, पहला एरो फिक्स कर लिया। अब दूसरे जो नाउन कॉलम है जिधर वैल्यूज मालूम है, उनके अंदर एरोज लगाने हैं। तो कंपेयर करेंगे। कंपेयर हमेशा अननाउन के साथ ही करना होता है, जैसे पहले वाले सवाल में भी किया था। तो कंपेयर कर रहे हैं इसको हम। अब देखें जी, काउ ज्यादा करेंगे तो ग्रास ईटन ज्यादा होगा ना। ग्रास ईटन, ग्रास स्टाक ना। ग्रास ईटन ये होता है, देखो ये काउ है लेट से ना, और ये बाहर घास पड़ा हुआ है, ये ग्रास है, ये ग्रास स्टाक है। ये ग्रास ईटन तो ये है ना, जो काउ के पेट में पहुंच चुका है, इसको ग्रास ईटन कहते हैं। वो कह रहे हैं ना, हाउ मेनी काउज वेल ईट, ग्रास ईटन की बात हो रही है। तो जितनी काउज ज्यादा होंगी तो ग्रास ईटन भी ज्यादा होगा। ग्रास ईटन ये है ना, जो काउ के पेट में पहुंच चुका है ना, बाहर तो स्टॉक है ग्रास। तो काउ ज्यादा करो, ग्रास ईटन भी ज्यादा होगा। तो इट मीन ये तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना। ये ये तो डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन मीन सेम एरो। ये और इधर, अब काउ ज्यादा करो तो डेज ज्यादा निकलेंगे या कम। अब इसको भी कंपेयर करो ना। काउ ज्यादा करोगे तो कम दिनों में घास खत्म, तो दिन कम निकलेंगे। काउ ज्यादा करो, दिन कम निकलेंगे। इट मीन ये तो इनवर्स हो गया ना फिर। इनवर्स मीन टोटली अपोजिट है। ये इनवर्स मीन टोटली अपोजिट। काउ ज्यादा करोगे तो दिन कम निकलेंगे भाई, ज्यादा खा जाएंगी और कम दिनों में खत्म सारा चारा। तो थर्ड एंड लास्ट स्टेप क्या होता है, अननाउन को इक्वल के एक तरफ रखना होता है। पहला काम ये करना है, अननाउन इक्वल के एक तरफ, x/14। और उधर उधर जाना है जिधर एरो लीड कर रहे हैं ना। यही बात हुई थी, पहले x से गुजरा बाद में 14 पे पहुंचना। x/14 लिखा है मैंने, ये इक्वल की एक साइड। बाकी जितने भी हैं वो मल्टीप्लाई करके इक्वल के दूसरी साइड रख लो। 770 डिवाइडेड बाई 63, 18/28। देखें एरो जिधर लीड कर रहा है 18 से 28, पहले 18 बाद में 20। ठीक है जी, तो ये काट लें इसको जी।
9 के टेबल से 7 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा। तो इसको मज़ीद काटें तो इधर 1, 1 और 0 आ जाएगा। इसको मज़ीद काटें तो इधर 14 आ जाएगा। तो क्या बच गया, 110/14। तो एक्स निकालना है ना, तो 110/14 मल्टीप्लाइड बाय 14, ये 14 इधर डिवाइड हो तो जाएगा मल्टीप्लाई, काटो इसको। तो 110 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी टेक करेंगे। ठीक है जी। तो ये हमें क्विक सोल्यूशन देता है। ये तो मैं इधर टाइम इसलिए लगा रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे साथ समझाना पड़ता है ना, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वरना एक दफ़ा आपको ये एरोस लगाने का तरीका समझ आ जाता है तो ये क्विक सोल्यूशन देता है, फौरन आप सॉल्व करते हैं। तो ये था जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन के सवालों को किस तरह टैकल करना है, बाय एरो मेथड। तो एरो मेथड हमने सीखा है। तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन था क्योंकि दो से ज्यादा चीजें थी, लेकिन तरीकाकार वही है। सबसे पहला काम हम करते हैं, टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। टेबल कंस्ट्रक्ट करके डेटा लिख देते हैं बीच में। दूसरी बात, एरोस ड्रा करते हैं। तो मैंने कहा एरोस ड्रा करने शुरू किधर से करते हैं, फ्रॉम अननाउन टू नाउन। स्टार्ट ड्राइंग एरो फ्रॉम अननाउन टू नाउन। कॉलम में एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ, कॉलम में एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ। तो ये जो मैंने रेड कलर में लगाया ना, रेड में देखो, अननाउन टू नाउन, पहला एरो लग गया। तो बाकी एरोज जो मालूम कॉलम है उनमें एरोज कैसे लगाए जाते हैं, उनमें एरोज ऐसे लगाए जाते हैं कि हर एक मालूम कॉलम को इस अननाउन कॉलम के साथ, हर एक नाउन कॉलम को अननाउन कॉलम के साथ कंपेयर करना है। जैसे ग्रास ईटन की बात की, कंपेयर किया मैंने काउस के साथ, अननाउन काउस थी। तो मैंने कहा जी काउस ज्यादा करो, ग्रास ईटन भी ज्यादा होगा। तो काउ ज्यादा करने से ग्रास ईटन ज्यादा हो रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन है, सेम डायरेक्शन। तो मैंने मना किया, वैल्यूज पे बात नहीं हो रही, नेचर ऑफ द क्वांटिटी से डिसाइड कर रहे हैं हम। फिर डेज और ग्रास की बात कर रहे हैं, डेज और काउस की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर हमेशा नाउन के साथ करना है, ये मैंने लगाया। काउ ज्यादा करो तो कम दिनों में खत्म हो जाएगा चारा। तो काउ ज्यादा करने से डेज कम नहीं कर रहे, तो ये तो इनवर्स हुआ। इनवर्स मीन टोटली अपोजिट। तो जैसा एरो इसका था, इसके टोटली अपोजिट लगा दिया। फिर क्या करना होता है, तीसरा स्टेप, सॉल्व द प्रोपोर्शन। आप अननाउन इक्वल के एक तरफ रखते हो, जितने नाउन कॉलम मल्टीप्लाई करके इक्वल के दूसरी तरफ रखते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट लिखें जी। अच्छा, इसी में एक और लिख रहे हैं जी, डायरेक्शंस वाले सवाल, वो भी कॉमनली आए होते हैं, तो वो भी बता देता हूँ। एनालिटिकल में आए होते हैं वो डायरेक्शन वाले सवाल जी, तो वो भी बता देता हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल है,
कहता है जी, गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस। गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ, टूवर्ड्स नॉर्थ, after covering a distance of 8 kilometer, after covering a after covering a distance of 8 kilometer, he turned to the left, he turned to the left and covered a distance of 6 kilometer, and covered a distance of 6 kilometer. How far is he from his house? How far is he from his house? ऑप्शंस दिए आपको जी। 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और डी 12 किलोमीटर। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं जी। चलें जी, सवाल कंप्लीट कर लें फिर इसको भी समझ लेते हैं। शाबाश, जल्दी से। अच्छा जी, अब ये वाले सवाल जब भी आते हैं ना, इनके पीछे कॉन्सेप्ट आपको डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दो तरह की होती हैं जी, जनरल एंड पर्टिकुलर डायरेक्शंस। इस सवाल को बाद में हल करेंगे ना, एमसीक्यू बाद में सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है पीछे, पहले ये देखें ना। तो जनरल डायरेक्शंस जी, और दूसरा पर्टिकुलर डायरेक्शंस। जनरल डायरेक्शंस एंड पर्टिकुलर डायरेक्शंस। जनरल डायरेक्शंस इनको कहते हैं जी, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये जनरल डायरेक्शंस होती है। और ये ड्रा ऐसे की जाती हैं, अपना राइट हैंड देखा करो ना पेज पे, अपना राइट हैंड देखो, ईस्ट लेफ्ट हैंड देखो, वेस्ट टॉप नॉर्थ बॉटम साउथ, ये ऐसे ड्रा की जाएंगी पेज पे। अपना राइट हैंड देखो तो ईस्ट, लेफ्ट हैंड देखो तो वेस्ट, टॉप नॉर्थ बॉटम साउथ। ठीक है। और इधर अगर चल रहा है तो इसको बोलना नॉर्थ ईस्ट। ये नीचे की तरफ साउथ और ईस्ट, इधर ये साउथ ईस्ट कहलाते हैं। और इधर ये साउथ वेस्ट कहलाते हैं। और इधर ये नॉर्थ वेस्ट कहलाते हैं, नॉर्थ वेस्ट कहलाते हैं। ठीक हो गया। ये जनरल डायरेक्शन ड्रा करने का ये तरीका होता है ना। आपने वो देख ही नहीं रहा, बाद में देखेंगे, पहले जनरल डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट ले रहे हैं। तो अपना राइट हैंड देखें, ईस्ट लेफ्ट हैंड देखें, वेस्ट टॉप नॉर्थ बॉटम साउथ। ऊपर नॉर्थ, इधर ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोले तो ये लिखना है ऐसे, साउथ ईस्ट बोले तो ये साउथ नीचे, ईस्ट इधर, साउथ इधर, नॉर्थ वेस्ट इधर।
ठीक है। और पर्टिकुलर डायरेक्शन किसको कहते हैं? पर्टिकुलर डायरेक्शन ये होती है जब मूविंग ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट देख लो, आप अपना लेफ्ट राइट देखते हो वो तो जनरल डायरेक्शन है। मसलन ये मैं कहता हूँ जी, लेट्स से यहाँ ये अली है, अली ईस्ट की तरफ जा रहा है, ये आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस अली टर्न्स टू द लेफ्ट, अली का लेफ्ट, अली का मुंह ईस्ट की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ बनेगा जो हमारा नॉर्थ बन, क्योंकि अली ईस्ट की तरफ जा रहा है ना, मुंह ईस्ट की तरफ, उसका लेफ्ट हैंड ऊपर बनेगा। तो जब अली का लेफ्ट देखा, अली तो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट का लेफ्ट राइट देखना वो पर्टिकुलर डायरेक्शन कहलाती है। चलो जी अब अपने सवाल पे आ जाओ, अपने सवाल पे वापस आओ जी। कहता है गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, जो ही नॉर्थ बोला हमने जनरल डायरेक्शन ड्रा कर लेनी सर, सबसे पहले ये हमें पता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ जनरल डायरेक्शन। स्टार्ट करता है नॉर्थ की तरफ जाता है ये, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, ये नॉर्थ ऊपर है ना, ये ए पॉइंट से शुरू करता है और जा रहा है नॉर्थ की तरफ। आफ्टर कवरिंग 8 किलोमीटर डिस्टेंस ही टर्न टू द लेफ्ट, 8 किलोमीटर चलता है ऊपर नॉर्थ की तरफ, देन ही टर्न टू द लेफ्ट, यानी उस गोलू का लेफ्ट ना, कह रहा था गोलू स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस, तो गोलू का लेफ्ट ऊपर जाते हुए मुंह इसका गोलू का ऊपर की तरफ, इसका लेफ्ट हैंड इधर बनेगा ये, ठीक है। he turned to the left and covered a distance of 6 किलोमीटर, अब ये 6 किलोमीटर चलता है, और तो तकरीबन यहाँ तक मैं इसको रख लेता हूँ जी, 6 किलोमीटर है ये। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस, हाउ फार का मतलब होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है ना इसका, इसको ए कह दें, ये फाइनल पॉइंट बी है, तो शॉर्टकट मीन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमेशा, ये आपने फाइंड कर, लगा लो ना, पाइथागोरियन लगा लो, बेसिक ज्योमेट्री पढ़ाई हुई है ना, बेसिक ज्योमेट्री लगाओ इस पर, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है जी? वो तो होता था हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, मैंने पढ़ाया हुआ है ज्योमेट्री में, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये नई बात नहीं पढ़ा रहा जी, ऑलरेडी ज्योमेट्री में पढ़ी हुई है। हाइपोटेन्यूज इज टेढ़ी साइड को कहते हैं ना, तो ए बी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो ए बी का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, तो ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर खत्म करना है ना हमें, तो स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, तो ए बी इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन है ना ये, ऑप्शन नंबर बी, 10 किलोमीटर। तो ये डायरेक्शंस जिधर जिधर वो कहता जा रहा है उधर चलते चलते जाते हैं, जिधर जिधर वो कहता जाता है उधर उधर चलते जाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये होती हैं जनरल डायरेक्शंस, पर्टिकुलर डायरेक्शंस, डायरेक्शंस वाले सवाल आ जाएं तो उनको आपने ऐसे टैकल करना है, और मोस्टली डायरेक्शंस वाले सवालों में यही पाइथागोरियन लग जाता है जो हमने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है। तो हाउ फार का मतलब हमेशा शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, हाउ फार मीन शॉर्टकट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑलवेज, हाउ फार शॉर्टकट। अच्छा जी एक और लिख लें, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस वो भी लिख लें, वो भी करा देता हूँ।
लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस होती क्या है, लिख लें पहले। दीज आर द इक्वेशंस, these are the equations involving power 1 in the variable. These are the equations involving power 1 in the variable. These are the equations involving power 1 in the variable. यानी जिसमें वेरिएबल की पावर 1 होगी। मसलन देखें ना, x प्लस y इज इक्वल टू 9, x के ऊपर 1 y के ऊपर 1, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x के ऊपर 1 y के ऊपर 1, तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाए ना। इनको हम कह रहे हैं लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 1 हो, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 1 हो। ठीक है जी। अब किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं आप लिख लें। क्वेश्चन है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर is 25. One number exceeds the other. One number exceeds the other by 5. Find the numbers. दोनों नंबर्स फाइंड कर लो जी, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ऑप्शन ए है 7 16, ऑप्शन बी है 8 17, ऑप्शन सी है 9 18, ऑप्शन डी है नन। और देखो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहीं नहीं लिखा हुआ सवाल में। सवाल को पहचानते किस तरह हो आप, कैसे पता चलता है लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। इसमें हमेशा कहेगा एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, एक क्वांटिटी और दूसरी, कह रहे एक नंबर और दूसरा नंबर, दो नंबर्स का सम कह रहे हैं ना 50, सॉरी 25, दो नंबर्स का सम कह रहे हैं 25, एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी। तो ना हमें फर्स्ट नंबर का पता है ना सेकंड नंबर का पता है, तो फिर क्या करें जी, लेट फर्स्ट नंबर बी x, लेट सेकंड नंबर बी y। तो अब कहता है सम है दोनों का 25, तो x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 25 से इक्वेशन नंबर 1। देखो ना लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन बन नहीं गई, x के ऊपर 1 है y के ऊपर 1 है, तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाए नहीं, ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन कहलाए। ठीक है। फिर कहता है वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 5, वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 5, वन नंबर एक्सीड्स द अदर 5, यानी एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है। देखो एक नंबर x वो दूसरे से 5 ज्यादा है, यानी y प्लस 5। क्यों भाई, नहीं एक नंबर मैं कहता हूँ x ये ज्यादा है, x ज्यादा है दूसरे से, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो कम कौन सा हुआ, फिर y कम है। तो हमने तो ये पढ़ा हुआ इक्वलिटी बनाते हुए हमेशा जमा उधर करना होता है जिधर रकम कम है। कहता है वन नंबर एक्सीड्स द अदर बाय 5, यानी एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है, तो x ये बड़ा हुआ ना, फिर दूसरा छोटा है। कहता है एक नंबर दूसरे से 5 ज्यादा है, तो एक नंबर है x, तो दूसरा नंबर फिर y है, दूसरे नंबर से 5 ज्यादा है तो दूसरा नंबर फिर कम हुआ ना, तो जिस तरफ कम है उधर 5 जमा किया, क्योंकि जमा हमेशा उधर करना होता है जिधर रकम कम है ना। तो बस इसको लिख लो इकट्ठा करके x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 से, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो देखें ये भी लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो अगला टारगेट होता है हमारा इनको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते थे छोटी क्लासों में भी, कि दोनों में से कोई एक कटे तो दूसरे की वैल्यू आ जाती थी, दोनों में से कोई एक कटे दूसरे की वैल्यू आ जाती थी। मैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल 25, x माइनस वाई इज इक्वल 5। सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं भाई, सब्ट्रैक्शन में नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज होते हैं, तो ये दोनों काट जाएंगे, तो 2y
इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30/2। y इज इक्वल टू 30/2, तो क्या बन जाएगा 15। और सॉरी, ये सब्ट्रैक्ट हो गया था ना, ये सब्ट्रैक्ट हो गया भाई, नीचे वाली साइन चेंज हुए थे ना, ये 20 बन गया ना। ठीक है, तो y निकाल लेना, 20/2 क्या आ जाएगा, 10। ठीक हो गया जी। तो इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इससे रिलेटेड उधर है ही नहीं है, नॉन ऑप्शन बन जाएगा फिर। इसको पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में जी। तो मैं इसको पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। तो 2 इम्प्लाइज x माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस 10, तो 15 बन जाएगा x। 15 और 10 ये ऑप्शन है ही नहीं जी, तो नन। ठीक हो गया जी। तो ये होती हैं जी अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना, या लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस कैसे टैकल की जाती हैं। एक सवाल और लिख लें जी इसी में ही, इसी में ही एक और लिख लें। बल्कि ये सीएसएस के पेपर में आया हुआ भी उधर से ही करा देता हूँ। इसी से रिलेटेड है जी, सीएसएस के पेपर से है जी। लिख लें, आ फार्मर कीप्स hens and rabbits on his farm. One day he counted a total of 70 heads. One day he counted a total of 70 heads and 196 legs. How many more hens than rabbits? ऑप्शंस दिए आपको। ऑप्शन ए है जी 12, ऑप्शन बी है 13, ऑप्शन सी है 14, ऑप्शन डी है नन। फिर ये लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन का सवाल बनेगा, क्योंकि देखे ना, फिर कह रहे एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी, हेंस एंड रैबिट्स। तो ना हमें हेंस का पता ना रैबिट्स का, तो लिख लें लेट फॉर हेंस एक्स, लेट फॉर रैबिट्स का भी नहीं पता, तो वाई। कहता है एक दिन उसने 70 सार गिने, एक दिन उसने 70 सार गिने, तो एक मुर्गी का एक सार होता है ना 1x, एक खरगोश का भी एक सार है तो 1y,
दोनों के कंबाइंड सर, कंबाइन का एंड का मतलब प्लस है ना, प्लस कितने जी 70, ये तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 70 से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और 196 लेग्स, बात हो रही है एंस और रैबिट्स की। एक एन की दो टांगे होती हैं ना 2x, खरगोश की चार टांगे होती हैं 4y, दोनों की कंबाइंड टांगे टोटल टांगे तो प्लस करो कितनी 196। ठीक है जी, तो 2 कॉमन ले लो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 196। कॉमन लेने का मतलब समझते हो, मल्टीप्लाई करो वापस पहले वाली चीज आ जाए बस। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 196 बाई 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 98 से दिस इज इक्वेशन 2। तो x y फाइंड करने तो सब्ट्रैक्ट कर लो जी, सब्ट्रैक्टिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो बन जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 98, इधर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 70, माइनस माइनस माइनस, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होता है ना। ठीक है, तो यही की है 2y माइनस वाई 1y, तो इधर 8 और y 28 आ गया जी। y रैबिट्स हैं, हमें चाहिए हैंस, क्योंकि उसने कहा था हैंस कितनी ज्यादा है। तो पुट दिस y इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, में वन में पुट कर देता हूँ, तो वन इम्प्लाइज x प्लस वाई की जगह 28, इसमें पुट कर रहा हूँ इज इक्वल टू 70, तो x इज इक्वल टू 70 माइनस 28, तो ये क्या बन जाएगा जी 42। x हैंस है ना, मुर्गियां आ गई 42, खरगोश आ गए 28। ये ले लें जी, स्क्रीन अभी पूरी नजर आ रही है। ठीक है, तो इट मींस 28 और 10 38 और 4 42 होता है, इट मींस 14 मोर एंस हुई ना फिर, 14 मोर एंस, तो 14 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, तो यूं टैकल करते होते हैं हम लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को, लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को यूं टैकल करते हैं। देख लिया जी, तो बस करते हैं जी, बस ये सफिशिएंट है। ऑल्सो समझ आई होंगी चीज़ें आपको, मैं हाफ तो नहीं करना चाहता होता चैट कभी भी, लेकिन मेरे लिए इतने कमेंट्स में फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाता। आपकी वजह से जो है ना, मुझे मैं अपनी क्लास में जब जाता हूँ ना अभी फिजिकल क्लासेस में, तो वो मेरे अपने स्टूडेंट्स जो है ना वो भी परेशान होते हैं, कहते हैं सर आप इतना गुस्सा करते हैं क्लासों में, तो आप इधर थिएटर लगाए रखते हैं, हाँ? मैं मैथ को कभी भी इस तरह से सीरियस टोन में आप उसको पढ़ा ही नहीं सकते हैं। मैथ पहले एक बोरिंग चीज़ है, उसको आप और सीरियस टोन में नहीं पढ़ा सकते। लेकिन मैं क्या करूं, आप लोगों के कमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि वो मेरे लिए फिर प्रॉब्लमेटिक था ये, इसलिए मुझे ऑफ करनी पड़ी है चैट, वरना ये मेरा मेथड ऑफ टीचिंग है ही नहीं कि चैट बंद कर दी। मैंने खबरें तो नहीं सुनानी है आपको ना, इंटरेक्टिंग होती है क्लास। लेकिन मसला ये है कि ये फिर मैं पढ़ा नहीं सकता, जितने ज़्यादा इसमें 1200 1500 स्टूडेंट्स के कमेंट्स, और बार बार आपकी एक ही चीज़ के नेट का मसला है। आप कहें मैथ का मसला वो मैं हल करूं, नेट के मसले का मैं क्या करूं, बता दो मुझे, है?
चलें इनकी चैट अभी कर दें आन आप अबीर। अबीर लगता सो गई है चैट वो। ऑन, नहीं नहीं सर, चैट ऑन कर दी है। अच्छा। सर मैं सोच रही थी सर गुस्सा नहीं कर रहे आज। नहीं बस वो चैट ही बंद थी, मैंने गुस्सा किस पे कर। वो मैं इसलिए इनको स्टूडेंट्स को बता भी रहा हूँ ना, मैं अभी अपनी क्लासों में पढ़ाने जाता हूँ ना, तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने मुझसे पढ़ो वो कह रहे होते हैं सर ये उधर तो आप टोटली डिफरेंट हो जाते। तो वो मैं डिफरेंट नहीं होता, इधर मसला ये है कि फिर पढ़ाई नहीं जा सकता इतना ज्यादा ना इस इतने कमेंट्स में। ठीक है, ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। चलें जी बस इसको वाइंड अप करते हैं यहीं पे। Recording stopped. तो होप सो आपको कुछ ना कुछ फायदा हो गया होगा। तो पहले स्क्रीनिंग को देखते हुए तो इतना मुश्किल नहीं है, हमने उससे थोड़ा ऊपर करके ही पढ़ लिया। बाकी एक चीज और देख रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो जितनी जितनी हम क्लासों में पढ़ी हुई है ना, वो बेसिक जरूर एक दफा कर लेना, रिकॉल है प्रोबेबिलिटी। मेरे स्टूडेंट्स तो जितने हैं मैंने तो पढ़ाई हुई है उनको, बाकियों ने भी डेफिनेटली पढ़ाई होगी। तो आप अपने अपने जो लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी वाले ना एक दफा जरा देख लेना, ठीक है। तो बस सफिशिएंट है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक।